हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जो सीटेट का जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चला रही हूँ, तो आज का ये जो वीडियो रहेगा वो CDP 2019 दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था, ये पेपर फर्स्ट रहेगा CDP का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड कि देखिए, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है? ठीक है, देखिए, जो भाषा के जो अर्जन है और उनका जो विकास है, वो सबसे ज़्यादा जो संवेदनशील अवधि होती है वो कौन सी होती है? ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जितने भी जो विकास और भाषा के अर्जन में जो अवधि होती है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया भी है। पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है जन्म से पूर्व अवधि। ऑप्शन सेकंड है प्रारंभिक बाल्यावस्था। और ऑप्शन थर्ड है मध्य बाल्यावस्था। और ऑप्शन फोर्थ है किशोरावस्था। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जो भाषा अर्जन के जो विकास और उनका जो विकास है, वो जो होता है वो कौन से अवधि में सबसे ज़्यादा संवेदनशील अवधि होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, देखिए, जो बालक का जो विकास होता है वो सबसे ज़्यादा प्रारंभिक अवस्था में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही उसका जो अवधि है वो बहुत ही संवेदनशील होती है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है फ्रेंड, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास के सिद्धांत दिए थे, उसमें से क्या है कि प्रस्तावित नैतिक विकास का सिद्धांत की अवस्था बताना है आप लोगों को। तो ऑप्शन फर्स्ट है प्रस्तुति अवस्था। और ऑप्शन सेकेंड है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। और ऑप्शन थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और ऑप्शन फोर्थ है उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। और देखिए, अगर आप लोग ये वीडियो जो देख रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं 30 क्वेश्चन को, तो प्लीज़ आप लोग रफ और एक पेन लेके ज़रूर बैठिएगा, जिससे कि आप लोगों का आकलन हो सके कि आप लोगों ने 30 क्वेश्चन में से कितना ही राइट किया है, कितना रॉन्ग किया है। और जो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है आप लोगों से, तो प्लीज़ आप लोग उसको क्या करिएगा कि एनालाइज करिएगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से रॉन्ग हो रहा है, तो गलत हो रहा है, तो आप उसको जाके टॉपिक को पढ़िए। तो ऐसे ही आप लोगों का जो तैयारी है वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका देखिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था होती है, तो वो कौन सी है? तो वो फ्रेंड सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास है। तो ऑप्शन सेकेंड इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास का जो सिद्धांत नैतिक विकास में दिए थे कोहलबर्ग ने, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है फ्रेंड की कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? ठीक है, यह जो है किसका उदाहरण है फ्रेंड? आप लोग इसको पढ़े होंगे कि देखिए, जो लड़के और लड़कियों में जो भेदभाव होता है उसको क्या कहा जाता है। तो पहले इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है जेंडर पक्षपात। ठीक है, और ऑप्शन सेकेंड है जेंडर पहचान। और ऑप्शन थर्ड है जेंडर संबंधता। और ऑप्शन फोर्थ है जेंडर समरूपता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा थर्ड का? तो देखिए, अगर हम लड़के और अगर क्लास में दो लड़कियां लड़के दोनों हैं, तो अगर हम किसी पे लड़कों पे कम ध्यान देते हैं, लड़कियों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो जेंडर पक्षपात हो जाएगा, जो कि हम लोगों को नहीं करना चाहिए, किसी भी शिक्षक को नहीं करना चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। इसको हम जेंडर पक्षपात कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। और फ्रेंड, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा है, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इसको सेंड करिएगा लिंक को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका
अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति पर प्रभावशाली होती है। ठीक है, इसको जो 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 जेंडर रूढ़िवादिता है और उसकी जो भूमिका है, इसको अनुरूपता को कम करने के लिए कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है। तो कौन सी होती है फ्रेंड, पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, और ऑप्शन सेकेंड है कि जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। ऐसा बात बिल्कुल भी गलत है कि हम किसी को भी जेंडर विशिष्टता को भी भूमिकाओं को हम महत्व दे तो उसको तो बढ़ाना हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत रहेगा। ऑप्शन थर्ड क्या है कि जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। तो अगर हम पृथक करके भी बनाएं तभी भी ये चीज़ें पॉजिटिव नहीं होगा, पॉजिटिव वे में नहीं होगा। और ऑप्शन फोर्थ क्या है कि जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो देखिए इसका जो सबसे अच्छा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका सबसे राइट हो जाएगा कि जो जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, आपस में बैठ के बात करना, ये सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है इसको दूर करने के लिए। ठीक है, बहुत प्रभावशाली तरीका हो सकता है। अगर हम उसको अलग अलग करके भी बच्चों को, लड़कियों को अलग और लड़कों को अलग करके बैठाएं तो ये भी एक पक्षपात ही हो जाएगा, इससे कोई भी उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो अच्छा यही होगा कि हम लड़के और लड़कियों को साथ में बैठाएं और उस बात में चर्चा करें कि क्यों झाड़ू अगर लड़कियां लगा सकती हैं तो लड़के क्यों नहीं लगा सकते। हाथ दो हाथ उनको भी है, दो हाथ इनको भी है, क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ में फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए, ठीक है, जो बच्चे जिज्ञासु हैं और सक्रिय हैं और उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। तो कौन से ऐसे जो जो हैं फ्रेंड कि उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक को विषय वस्तुओं को महत्व दिया है। जहाँ पे सांस्कृतिक और सामाजिक आ जाता है तो आप एकदम बेफिक्र होके आप लेव वाइगोस्की लगा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ही ये बात कही थी कि जो लेव वाइगोस्की होते हैं वो सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को अधिक महत्व देते हैं और अधिक प्रभाव को महत्व देते हैं उसके वस्तुओं को। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है तो क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड कि जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़्मा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं। ठीक है, एक जो जिक्सा पहेली है उसको सॉल्व कर रही है नज़्मा, 5 वर्ष की है, वो स्वयं से ही बातें कर रही है कि नीला कपड़ा टुकड़ा कहाँ है, वो उससे नहीं ये बन जाएगा, ये गाढ़ा रंग, वो अपने से ही बातें कर रही है। तो इस प्रकार के जो वार्तालाप होते हैं उसको वाइगोस्की ने किस तरह से संबोधित किया है, क्वेश्चन में यही पूछा है फ्रेंड। तो क्वेश्चन में ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट में है कि व्यक्तिगत वार्ता, और ऑप्शन सेकेंड है कि जोर से बोलना, और ऑप्शन थर्ड है कि पाड़ या ढांचा जिसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं, और ऑप्शन फोर्थ है कि आत्म केंद्रित वार्ता। तो 6 नंबर को क्या कहा मतलब वाइगोस्की ने क्या कहा है कि जो लड़के जो 5 वर्ष के कम होते हैं वो अपने से ही जो बात करते हैं, अपने मन में ही जो बात करते हैं खुद से ही, उसको व्यक्तिगत वार्ता कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। ये जो व्यक्तिगत वार्ता होता है वो 3 से 6 वर्ष की उम्र तक होता है, जो वाइगोस्की के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड की बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो देखिए बच्चों को जो है सब वो बच्चों को संकेत देना है और या फिर आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, वो किसका उदाहरण है फ्रेंड। तो ऑप्शन फर्स्ट है प्रबलन,
और ऑप्शन सेकंड है अनुबंधन और ऑप्शन थर्ड है मॉडलिंग और ऑप्शन फोर्थ है पाण या ढांचा, जिसको इसका फोल्डिंग कहते हैं। तो देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि जो बच्चों को संकेत और आवश्यकता पढ़ने पर उसके सहयोग प्रदान करना है, तो उसको हम कहते हैं पाण या ढांचा, जिसे इसके फोल्डिंग कहते हैं। आप लोग इस चीज़ का इंग्लिश नाम जरूर याद रखिएगा इसके फोल्डिंग, क्योंकि हमेशा ही इसके फोल्डिंग को हिंदी में बहुत सारे नाम से जाना जाता है और हर बार एक क्वेश्चन में अलग अलग नाम से आता है, तो बहुत बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसका जो इंग्लिश नाम है जो है वो भी याद रखिएगा, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगा। ये स्कैफोल्डिंग क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है, अगर वो साइकिल चला रहा है, तो उसको हम हेल्प करने के लिए थोड़ा सा अगर साइकिल को हम पकड़ लेते हैं, उसको बिठा देते हैं, पीछे से हेल्प कर रहे हैं, तो वो उसी को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सहयोग करना, फिर उसके बाद वो अपने आप में खुद से चलाने लगेगा। तो क्वेश्चन 7 का 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो आप लोग इसका राइट ऑप्शन बताइएगा। पहले हम लोग इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, और ऑप्शन सेकंड है कि संरक्षण कक्षा समावेशन, और ऑप्शन थर्ड है कि आस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, और ऑप्शन फोर्थ है प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुत्क्रमणीयता। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है फ्रेंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, जो मूर्त संक्रियात्मक को विशेषित करता है, तो संरक्षण कक्षा समावेशन। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। ठीक है, जो संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सी पियाजे की संरचना है। तो ऑप्शन फर्स्ट है स्कीमा, और ऑप्शन सेकंड है अवलोकन अधिगम, और ऑप्शन थर्ड है अनुबंधन, और ऑप्शन फोर्थ है प्रबलन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है फ्रेंड। तो इसका जो पियाजे की संरचना है वो स्कीमा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। स्कीमा क्या होता है? जो हमारे जो माइंड में छोटे छोटे पार्ट्स में कुछ कुछ बातें याद रहती हैं, हम लोगों को ऐसे सरसरी निगाहों से समझ में आता है कि नहीं ये मैं देखी हुई हूँ, या फिर ये मैं जानती हूँ, ये मेरे साथ कभी हुआ है, तो वही स्कीमा होता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है, जो आकलन है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए फ्रेंड। तो ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन फर्स्ट है कि विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, और ऑप्शन सेकंड है कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, और ऑप्शन थर्ड है कि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, और ऑप्शन फोर्थ है कि रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए फ्रेंड। तो देखिए, जो आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों की श्रेणी निश्चित करना, ये तो चीज़ें गलत है कि हम उसको श्रेणी निश्चित करें। और सेकेंड है कि संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना। देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन है यही हो जाएगा कि उनको हम समझें, उनकी जो भ्रांतियाँ हैं उसको समझें, उसकी अवधारणाओं के बारे में समझें बच्चों को। ठीक है, और प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, ये भी चीज़ें गलत है। और रिपोर्ट कार्ड को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना, ये भी चीज़ें गलत है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। ठीक है, बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है फ्रेंड।
तो ऑप्शन फर्स्ट है कि बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही गलत है ऑप्शन की, वो बुद्धि किसी का ही जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। तो ऑप्शन फर्स्ट गलत हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड क्या है कि बुद्धि को नामांकित कृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा या निर्धारण किया जाता है। कि कोई भी बुद्धि हम सटीक रूप से उसको न माप सकते हैं ना निर्धारित कर सकते हैं। और ऑप्शन थर्ड है कि बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकाकी विशेषक है। और ये भी नहीं है, बुद्धि बहुआयामी है। ठीक है। और ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा कि जो बुद्धि है बहुआयामी है और तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। ठीक है। बुद्धि जो होती है वो बहुआयामी होती है। ठीक है, किसी एक पर निर्भर नहीं होती है। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा 11वें का। तो प्लीज़ अगर वीडियो को आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सेंड करिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो से देखिए, मैं प्रीवियस ईयर बहुत पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ, प्लीज़ आप लोग जाके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा। जो मैं अभी CDP का करवा रही हूँ ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं धीरे धीरे सारे ही जो EVS हैं और सामाजिक हैं, जो सोशल साइंस है उससे भी, और हिंदी सारा ही मैं प्रीवियस ईयर करवाऊँगी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड की रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? ठीक है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। उनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो देखिए ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है सृजनात्मक विचारक, और ऑप्शन सेकेंड है अभिसारिक विचारक, और ऑप्शन थर्ड है अन्वय विचारक, और ऑप्शन फोर्थ है आत्म केंद्रिक विचारक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जो रूही है फ्रेंड वो सृजनात्मक विचारक है, जो कि क्या होता है कि वो हमेशा समस्या के एकाधिक समस्याओं जो समाधानों के बारे में सोचती है। ठीक है, वो सृजनात्मकता विचारक है, वो क्रिएटिविटी है। ठीक है, उसका जो क्रिएटिव माइंड है वो क्रिएटिव थिंकर है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा 12वीं का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ठीक है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित जो विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए फ्रेंड? तो ऑप्शन फर्स्ट है कि बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। तो ये तो चीज़ें गलत है कि हम उनको सीधे ही विद्यालय छोड़ने के लिए कह दें। और ऑप्शन सेकंड क्या है कि इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर गलत है तो ये भी स्वीकार करना तो गलत बात होगी, तो ऑप्शन सेकंड भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड क्या है कि इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ है कि अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन फोर्थ ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ ही राइट हो जाएगा कि उनको जो है विचार को सहभागिता में सुधार करना चाहिए और नए चीज़ों को ढूंढना चाहिए, नए तरीकों को ढूंढना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा 13वीं का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड की एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है तैयार नहीं करना चाहिए, और ऑप्शन सेकेंड है कि कभी कभी तैयार करना चाहिए, ऑप्शन थर्ड है कि सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, और ऑप्शन फोर्थ है कि तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो फोर्थ का राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए हतोत्साहित तो हम किसी को नहीं कर सकते, और कभी कभी तैयार करना चाहिए ये भी चीज़ें गलत है, तैयार नहीं करना चाहिए।
देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है आप लोगों को सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा कि सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, ठीक है, समावेशी कक्षा में। और देखिए मैं आप लोगों को बता दूं समावेशी कक्षा क्या होता है। तो समावेशी कक्षा ऐसा होता है कि जिसमें हम सारे ही आईक्यू लेवल के बच्चों को और जो भी विकलांग है चाहे जैसे भी जो जितने भी प्रकार के बच्चे होते हैं सारों को ही है हम एक साथ जो पढ़ाते हैं उसी को समावेशी कक्षा के बच्चे कहा जाता है, ठीक है, समावेशी कक्षा कहा जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड की पठन वैकल्प बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं, ठीक है, पठन जो वैकल्प है बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। तो ऑप्शन फर्स्ट है कि न्यून अवधान विकार, और ऑप्शन सेकेंड है अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, और ऑप्शन थर्ड है कि धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, और ऑप्शन फोर्थ है कि एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जो पठन विकल्प है इसको हम कहा जाता है, हम कहते हैं सीधी सीधी भाषा में कि धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, जिसको हम पढ़ने में जो सक्षम नहीं है उसी को पठन विकल्प कहा जाता है, ठीक है, डिस्लेक्सिया। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। हम ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड की शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, ठीक है, किस पर आधारित है फ्रेंड। 2019 में 2009 में ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था उसका जो समावेशी शिक्षा की अवधारणा की निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड। तो ऑप्शन फर्स्ट है व्यवहारवादी सिद्धांत, और ऑप्शन सेकेंड है कि अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, और ऑप्शन थर्ड है कि अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, और ऑप्शन फोर्थ है कि मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा उसका हो जाएगा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य जो हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा 16 का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। प्लीज़ आप लोग भी क्वेश्चन का जो आंसर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। तो ऐसे आप लोगों का भी है जो क्वेश्चन जो एक मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, बस यही क्वेश्चन पूछा है, और ऑप्शन में दिया गया है कि यंत्रवत याद करने पर आधारित है। तो याद करने पे हमें बल नहीं देना है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड है कि प्रबलन पर केंद्रित है, और ऑप्शन थर्ड देखते हैं अनुबंधन द्वारा अर्जित है, और ऑप्शन फोर्थ है कि अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो 17 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड, प्रबलन पर केंद्रित है, ये भी सही नहीं होगा। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा जो अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, ठीक है। तो 17 का 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट है कि बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, और ऑप्शन सेकेंड है कि बच्चों को दंडित करना चाहिए, तो दंडित तो करना नहीं चाहिए, और हम बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा भी नहीं कर सकते। तो 18 का फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही गलत हो जाएगा। और थर्ड क्या है कि बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत के बदल देना चाहिए, तो ये सही नहीं होगा। ऑप्शन जो है फोर्थ राइट हो जाएगा कि प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा, 18 का राइट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है फ्रेंड कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। ठीक है, जो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र होती हैं उनकी क्या विशेषता है फ्रेंड। ऑप्शन फर्स्ट है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। तो केवल पाठ्य पुस्तकों पर हम निर्भर रहें, ये तो निगेटिव वर्ड है और ऐसा किसी भी जो शिक्षक को वो नहीं करना चाहिए। और ऑप्शन सेकेंड है कि बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, ये तो कुछ हद तक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑप्शन ऑप्शन थर्ड है कि यंत्रवत याद करना, ये तो सही नहीं है। ऑप्शन फोर्थ है कि योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकृत करना। तो देखिए, योग्यता के आधार पर हम किसी को ना नामांकित कर सकते हैं और ना उनको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकेंड ही हो जाएगा, बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड कि संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड और पूछा गया भी है, सुपर टेट में भी पूछा गया है। तो ये जो संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से है, क्या है, क्या है फ्रेंड। ऑप्शन फर्स्ट है कि पूर्णतया अलग, और ऑप्शन सेकंड है कि स्वतंत्र, और ऑप्शन थर्ड है कि सन्निहित, और ऑप्शन फोर्थ है कि संबंधित नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो सन्निहित है फ्रेंड। इंटर वुमेन विथ, जो सन्निहित है एक दूसरे से, संवेग और संज्ञक दोनों। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा 20 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड की संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, जो संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड। तो ऑप्शन फर्स्ट है अधिगम रूपांतरण एवं स्मरण की प्रक्रिया, और ऑप्शन सेकेंड है कि अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, और ऑप्शन थर्ड है कि अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, और ऑप्शन फोर्थ है कि अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संज्ञान की प्रक्रिया है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 21वें का, जो संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कथनों कौन सा सही है फ्रेंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो अधिगम है वो सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। ठीक है, जो विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है फ्रेंड। ऑप्शन फर्स्ट है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है, और ऑप्शन सेकेंड है कि यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है, और ऑप्शन थर्ड है कि यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, और ऑप्शन फोर्थ है कि यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए 22 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 22 का। ठीक है, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा 22वें का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है फ्रेंड कि जो बच्चों को हम अधिगम को गतिविधियों के भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है।
उनका जो है फर्स्ट ऑप्शन है कि बाहरी अभिप्रेरणा कम होता है, तो ये चीज़ें तो सही नहीं है, उनका बाहरी अभिप्रेरणा कम नहीं होता। और ऑप्शन सेकंड है कि आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। और ऑप्शन थर्ड है कि यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। और ऑप्शन फोर्थ है कि अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ ही हो जाएगा। ठीक है, जो अधिगम होता है बच्चों को स्वाभाविक अभिरुचि एवं जिज्ञासा को कम करती है। अगर आप ऐसा करोगे, उनको दंड दोगे और दंड पुरस्कार दोगे तो वो अच्छी बात नहीं है। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं हैं जो कि सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं फ्रेंड। ऑप्शन फर्स्ट है शारीरिक दंड, और ऑप्शन सेकेंड है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, और ऑप्शन थर्ड है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन, और ऑप्शन फोर्थ है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो 24 का कौन सा राइट हो जाएगा फ्रेंड। तो देखिए निरंतर तुलनात्मक हम नहीं कर सकते हैं किसी को, और शारीरिक दंड भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन सेकंड और थर्ड इसका राइट हो जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन जो है वो बी राइट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, जिसमें सेकंड ऑप्शन है और थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, तो 24 का बी राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड की शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। तो किस प्रकार सहज कर सकते हैं फ्रेंड। ऑप्शन फर्स्ट है एक व्याख्यान देकर। तो एक व्याख्यान देकर हम किसी को की जो जटिल अवधारणाओं को समझकर उसको हम व्याख्यान देकर सहज नहीं कर सकते फ्रेंड। और ऑप्शन सेकंड है कि प्रतियोगितात्मक अवसरों को व्यवस्था करके। और ऑप्शन थर्ड है कि बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। और ऑप्शन फोर्थ है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के हम बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं। ठीक है, और उनको हम दंड देकर व्याख्यान देकर ये सब चीज़ें बार बार याद करा के ये सब चीज़ें सही नहीं, ये सब चीज़ें निगेटिव है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेंड की एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार के से प्रोत्साहित करती है। ठीक है, तो किस प्रकार से कर सकती है फ्रेंड। ऑप्शन फर्स्ट है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार। तो प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार, तो ये चीज़ें तो सही नहीं है। और केवल प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर बल एवं महत्व देकर, ये भी चीज़ें सही नहीं है। और ऑप्शन थर्ड है कि गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा, जो बच्चों को सहजानुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इसका फोर्थ राइट हो जाएगा 26 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। ठीक है फ्रेंड, तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। ठीक है, जो शारीरिक वृद्धि और विकास है वो किस जो है अवधि में से घटित होता है सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन फर्स्ट है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। और ऑप्शन सेकंड है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। और ऑप्शन से थर्ड है कि मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। और ऑप्शन फोर्थ है किशोरावस्था एवं बाल्यावस्था। तो देखिए जो प्रारंभिक होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से जो घटित होता है वो शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में घटित होता है। आप लोग ने देखा होगा कि जो छोटा बच्चा है वो आज पैदा हुआ वो कैसा होगा और वो 10 दिन बाद कैसा होगा। ठीक है, उसका जो है माइंड और शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है।
तो ऑप्शन 27 का ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है फ्रेंड। तो ऑप्शन फर्स्ट है कि विकास जीवन पर्यंत होता है। कौन नहीं है फ्रेंड पूछा है, तो ये ऑप्शन में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसी से लोग बहुत ज़्यादा उनका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। वो नहीं है, क्या पूछा है ये क्वेश्चन ज़्यादा गौर से नहीं देखते हैं। तो ऑप्शन सेकेंड है कि विकास परिवर्त्य होता है, और ऑप्शन थर्ड है कि विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के प्रभावित होता है, और ऑप्शन फोर्थ है कि विकास सर्वाधिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करते हैं। तो 28 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ ही हो जाएगा। ठीक है, जो विकास है वो आनुवंशिकता एवं जो पर्यावरण दोनों के ही प्रभाव से होते हैं। ठीक है, तो 28 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें नहीं है पूछा है फ्रेंड, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड कि व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। ठीक है, तो उनका प्राथमिक कारण पूछा है फ्रेंड। तो ऑप्शन फर्स्ट है कि लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति या फिर कोड कारण पूछा है, और ऑप्शन सेकेंड है कि जन्मजात विशेषताएं, और ऑप्शन थर्ड है कि पर्यावरणीय प्रभाव, और ऑप्शन फोर्थ है कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारंपरिक प्रक्रिया। तो 29 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड। तो निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। ठीक है, एजेंसी का उदाहरण है पूछा है फ्रेंड द्वितीयक। तो ऑप्शन फर्स्ट है परिवार एवं पास पड़ोस, और ऑप्शन सेकेंड है कि परिवार एवं मीडिया, और ऑप्शन थर्ड है विद्यालय एवं मीडिया, और ऑप्शन सेकेंड है मीडिया एवं आस पड़ोस। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका जो है प्राथमिक पूछा है, और द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण पूछा है फ्रेंड। तो द्वितीयक हो जाएगा विद्यालय और मीडिया, ऑप्शन सेकेंड इसका राइट, थर्ड इसका राइट हो जाएगा। देखिए, अगर प्राथमिक में पूछा है तो प्राथमिक आपका परिवार आता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंड में आपका स्कूल आता है। तो बस आप ये दो चीज़ें अगर याद कर लेंगे तो आपको आसानी होगा क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ठीक है, और फ्रेंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा ये वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ जाके आप लोग प्लेलिस्ट चेक करिएगा, आप लोगों को ज़रूर हेल्प मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, प्रीवियस ईयर को ही लगाएंगे, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और स्टडी करते रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड, जय हिंद।